बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं की अडियाला से रिहाई प्रेस कॉन्फ्रेंस से मशरूत है। इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो डट गए हैं, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि साथ छोड़ के चले गए हैं। बड़ा अहम सवाल यह कि क्या तहरीक इंसाफ अपनी असली की जानिब लौट रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा मुल्क वापस 80 की दिहाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक साल से आस लगाए बैठे थे हम लोग कि इसहाक डार साहब वापस आएंगे, मगर इसहाक डार साहब जो खुद एक साल से आस लगाए बैठे थे, IMF से मायूस नजर आ रहे हैं। प्रोग्राम को खत्म करने का इशारा भी उन्होंने दे दिया है। सवाल यह है कि क्या डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, जो इस किस्म की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ जब अदलिया के हवाले से बात होगी तो ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। लेकिन क्या आला अदलिया ऑडियो लीक्स का ये सिलसिला रोकने के लिए कोई बड़ा फैसला करने जा रही है, दे सकती है? इसके ऊपर भी आमिर साहब का हम तजिया शामिल करेंगे। सबसे पहले तो आमिर साहब, हमेशा रिवर्स गियर के ऊपर हम बात कर रहे हैं पिछले चंद दिनों से, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को रिवर्स गियर लग रहा है। मलिका बुखारी जिस तरह से आई और जो उनके तासुरात थे, जिस लबो लहजे के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो किस बात की तरफ इशारे दे रहे हैं? पहले तो यह है कि मलिका बुखारी की ऐलान उसमें कोई खबरियत नहीं रह गई थी। कल फवाद चौधरी और असद उमर के बाद जो है ना, ये छोटे प्यादे हैं, तो ये इतनी खबरियत नहीं रह गई थी। दूसरा, एक आप इसको कह लें सतन ज़रीफ़ी कह लें, आयरॉनिक अंग्रेज़ी में शायद कहते हैं कि ये अडियाला जेल और नेशनल प्रेस क्लब को ना एफिलिएटेड अदारा बना लेना चाहिए। हाँ। अडियाला से आप लेके जाते हैं यार, आप किसी 5 स्टार होटल में ले जाएं, PID ले जाएं, उनके घर पे ले जाएं, किसी और जगह, ये सीधे ही वहाँ से लेके आते हैं, प्रेस क्लब को लेके आते हैं। तो ये हमें इन्होंने सब अडियाला ही बना दिया है, हमारा शरीफाना जगह बैठने की प्रेस क्लब। तो वो ये पार्टी छोड़ने वालों के लिए और अडियाला के कैदियों के लिए अब रह गई है। तो ये तो लाइटर नोट हो गया। बाकी मलिका का जो बड़ा उनके तासुरात जो थे, बड़े दुखी थे, बड़े परेशान थे। फिर उनका एक जुमला जो है ना, उसमें मैं देखा कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि एक दिन आप अडियाला काटें तो आपको पता चल जाएगा कैसा होता है गर्मियों के महीने में। मई के महीने। तो एक खातून जब ये कहती है, एक तो ये हमदर्दी का उसके अंदर एलिमेंट आते, बड़े दिलों को, मैंने कहा ना, बड़ों के दिल टूटे, बड़ों को अफसोस भी हुआ, बड़ों को हमदर्दी भी हुई। मगर एक जो सियासी वर्कर है उसका ये इस पे जो रद्दअमल पहला जो होता है है कि जनाब अगर ये आपने इतने कमज़ोर थे तो लड़ी क्यों थी, जो है कि आपने सियासत का के अंदर जो फिर वो पीपल्स पार्टी वाले, इवन नून लीग वाले कई कहते हैं जनाब हम महीनों हफ्तों सालों काटते रहे हैं, तो ये 2-4 दिन के अंदर इनकी चीखें निकल गई हैं। तो फ़र्क है, जो लोग डायरेक्टली प्लेट में ये जो नॉमिनेटेड रिजर्व सीट्स के ऊपर अब मम्मी डैडी ख़वातीन आ जाती हैं, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, मेरे लिए भी देखने के एक होता है कि नज़र आ रहा हो कि सब्सटेंटिव जेन्युइन उस केसेस के ऊपर कोई करप्शन के अंदर या वो अंदर गया हो। एक किसी को सिर्फ ये है कि टैग लगा हुआ तो ले गए, मोड़ के उसकी गर्दन के पीछे एक पूरा जो है ना आप लगा के, चाबी लगा के और डरा के, धमका के, तंग करके। और मैं कहना नहीं चाहता, मगर ख़वातीन के साथ जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, कई जो इफ्तिखार दुरानी साहब ने इफ्तिखार दुरानी साहब ने तो जो है जो कहा है कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो रहा है, कई वाक़यात हरासमेंट के, और कई जो है पंजाब के हवालात में ख़ास तौर पे जो मर्दों की थानों में ख़वातीन को रखा गया है, फैमिलियों को, बच्चों को, बीवियों, बहनों को, वो बड़ी वो रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये किस्म का बहुत ही तकलीफ दह है। पर यह भी ज़रूर है कि इसमें कॉन्ट्रास्ट पे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं कि देखें वो कैंसर की मरीज़ा है मगर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो खड़ी हुई हैं। तो वो भी एक कॉन्ट्रास्ट है कि वो आसान बात नहीं है, उम्र रसीदा हैं, कैंसर की पेशेंट हैं, अभी उनकी इलाज मुकम्मल नहीं हुआ और भी उनको काफ़ी बीमारियां हैं, उसके बावजूद वो खड़ी हुई हैं जो है। तो खबरें तो अब 2-3 रह गई हैं। अभी ये कोई रोज़ की ये खबर हुआ करेगी कि आज फॉर एग्जांपल 16 लोग जो है ना उधर लिए गए हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किए गए, कभी 18 होंगे, कभी 20 होंगे, ये रोज़ की खबर हो जाएगी। आज ये खबर थी, कल ये खबर नहीं रह जाएगी। उस तरह ही मलिका के साथ और भी 3-4-5 रोज़ जो है ना 30 ईयर 40 ईयर क्या आएगी खबर। अब जो रह गई है वो 3-4 लोगों की रह गई है। आज खबर
परवेज लाई के इस वक्त घर पे जो है ना इस वक्त पुलिस पहुंची हुई है एंटी करप्शन केसेस के अंदर, और वो गेट रोनते हुए अंदर जा रही है और वो कह रही है घर के एक ऐसे हिस्से में घुसे में है वो कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा। दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। उसी घर में चौधरी शुजात रहते हैं और वहाँ पे उस पार्टी को बताया जा रहा है कि क्योंकि ये कायदे आज़म की असली जो है सक्सेसर पार्टी वो चौधरी शुजात की क्यू लीग है, तो पंजाब की और पाकिस्तान की जो बाप पार्टी बनाई जा रही है वो अब क्यू लीग बनाई जाएगी, उसमें आशा गुलल ही चलेंगी। ये बहुत बड़ी खबर हो गई है और इस तरह के काफ़ी लोगों को लाया जाएगा। इससे मेरा नहीं ख्याल है कि ऑक्सीजन के 4 सिलेंडरों से नहीं ये पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी, कोई और काम कर ले तो बड़ा बेहतर है। ये क्यू लीग के गुब्बारे में हवा भरने से ये नहीं, ये अपनी 5 साल जो है हुकूमत करने में रहने के बावजूद नहीं कुछ कर सके, तो अभी क्या आयशा गुललाई करने से पार्टी नहीं। हाँ, ये परवेज लाई जब पकड़े गए तो मुनिस लाई तो बाहर है उनकी कमज़ोरी, तो वो ये खबर होगी अगर वो भी पहले ही वो वैसे कोई इतने ज़्यादा बगावत के शोले नहीं बुलंद कर रहे। हर दफ़ा वो जब कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूँ, मगर जो है ज़ाहिर है 9 मई की तो हर कोई मजम्मत कर रहा है, वो भी 9 मई, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ने पे वो हमेशा कहते हैं मैंने इमरान खान को मना किया और नहीं वो करना था, और साथ में ये इफ्स एंड बट्स के साथ वो इमरान खान की तारीफ करते हैं। इसके बाद पता नहीं क्या बयान, पर फिर भी अगर वो छोड़ते हैं तो एक खबर होगी। उससे दूसरी खबर रह गई है शाह महमूद कुरैशी की, कि शाह महमूद कुरैशी साहब अभी वो गए हैं, वो आया अभी तक उनकी बड़ी खबर ये होगी कि वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, क्या वो भी जो है ये उनकी CV से मिसिंग था कि वो जेल में कभी नहीं गए और हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे रहे। उनके वालिद साहब बिजाउल के गवर्नर थे, वो जब से रहे, जब भी जिन पार्टियों में ही रहे हमेशा कंसिडर किया गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। सो ये कब तक ये वो जेलों में जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जमानतें कराएंगे, फिर विक्ट्री का निशान बनाएंगे, कब तक? सो ये एक सवाल है। अब सबसे बड़ी खबर, एक तो मजाक की खबर चल रही है ना कि वो फिरदौस आशिक गवार ने कहा है कि जनाब मेरे तरदीद की है कि मैंने PTI छोड़ने की जो है ना मेरी खबरें मैं तरदीद करती हूँ। ये सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है, ये तो लाइटर है। मगर संजीदा तो फिर अब यही रह गई है कि इमरान खान का पार्टी छोड़ते हैं, और सिर्फ पार्टी छोड़ते हैं, सियासत छोड़ते हैं। 5 कैटेगरीज है ना, एक है जो पार्टी छोड़ देते हैं, एक जो है पार्टी के ओहदे छोड़ देते हैं, एक पार्टी और सियासत छोड़ देते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। हाँ। तो अब खबर तो बस यही रह गई है कि इमरान खान कब पार्टी छोड़ते हैं, वो कैसे छोड़ेंगे? बार अब खबर बाकी है जो रोज मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये मलिका बुखारी का छोड़ना, क्या स्वाद से फलाना छोड़ गया, मंडी बाउद्दीन से ये छोड़ गया, ये खबरें नहीं रह गई। खबरें 3-4 लोगों की रह गई हैं। खबर है जी, मुल्तान से PTI हकीकी का ग्रुप बन गया, हकीकी ग्रुप बनाएंगे हर जगह पे जो है। PTI जो है ना, मैंने कहा ना Q भी बन सकती है, PTI H बनेगी, D बनेगी, N बनेगी, हकीकी बनेगी। ये पुराने फार्मूले हैं, ये सब के सब पाकिस्तान में मौजूद है। जब पार्टियां तोड़ी जाती हैं तो पीपल्स पार्टी जो है, आपको याद है पहले नेशनल पार्टी बनाई गई थी, जतोई साहब टूटे थे, फिर ये राव रशीद साहब वगैरह का ग्रुप टूट गया, पहले बीबी के अंकल्स टूटे, फिर उसके बाद जो है कौन कौन नहीं जाता रहा वहाँ से। आप देखें ना, लोहारी साहब छोड़ गए, बीबी के अपने पहले सारे अंकल गए, फिर बीबी के अपने कई कंपेनियन गए, वो पीपल्स पार्टी बहरहाल मौजूद है। तो नवाज शरीफ भी इस प्रोसेस से उनकी लीग भी गुजरी, पहले IJ थी, फिर वो मुस्लिम लीग बनी, जुनेजो बनी, फिर वो मुस्लिम लीग जो है नून बनी, नून में से फिर काफ गई, जो है इस तरह वो कोई सारी अलिफ से लेके ये तक जो है ना मुस्लिम लीग के अभी भी धड़े बरकरार हैं। लोगों को भूल गया है मुस्लिम लीग काफ भी होती थी, इसके अलावा कयूम के नाम से पहले काफ होती थी। फिर जो है एक कबीर वास्ती साहब की भी एक था विंग, वो वाला भी था, और काफ़ी 3-4-5 और भी लोगों को छोटे छोटे धड़े भूल गए हैं। तो ये होता रहेगा, मगर बुनियादी बात ये है कि कब तक सस्टेन करेगा। और असली बात यह है कि वो मैं चाह रहा हूँ कि हमने हारून साहब को लाइन बिल्कुल, मैं उसी असली बात की तरफ आपको लेके आ रही थी। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हम बात करते रहेंगे, मगर हमारी इकोनॉमी भी इससे जुड़ी है। इस वक्त हमारे मैंने इसका अपनी जो इस तमहीद का हारून के लिए सवाल के तौर पे ये रखा हुआ है, ये मैं तमहीद का समअप इनके लिए रोका हुआ था। समअप ये है कि अब हमें बताया जा रहा है कि पार्टी इज ओवर फॉर PTI, इमरान खान ख़त्म कर किए जा चुके हैं, उनकी पार्टी दफना दी की जा रही है, तासुर दिया जा रहा है। तो अब तो पाकिस्तान के फिर जो
मसाइल हैं उनका हल जो है फिर निकल आया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनकी पार्टी टूटने से या उनके सियासत से फारिग होने से क्या पाकिस्तान के मसले, पाकिस्तान की इकॉनमी, क्या पाकिस्तान की अवाम को ये अच्छी खबरें अब उम्मीद है कि आ जाएंगी? हारून साहब जी बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये है कि अगर तो जो कुछ सियासत में हो रहा है उससे हमारे हुक्मरान जो हैं वो अब अपनी तवज्जो मईशत की तरफ लगा दें तो फिर तो यकीनन थोड़ा सा इसका एक पॉजिटिव एंगल है, क्योंकि अभी तक हमें, आप मुझे बता दीजिए, पिछले एक माह की कोई एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुतल्लक हो, या जो कल हमने जीडीपी का ब्रेकडाउन दिया है उसकी किसी ने हमें वजाहत या एक्सप्लेनेशन दी हो। तो अभी तक तो तवज्जो सिर्फ पावर स्ट्रक्चर को बचाने के ऊपर है, जो भी गेम्स खेली जा रही हैं। तो हम जिसको इकोनॉमिक्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, तो जब तक हम इन तरजीहात पे तवज्जो नहीं दे पाते तो तवज्जो बिल्कुल दे रहे हैं। आज की मैं नाजरीन के लिए आप से भी बल्कि दरख्वास्त होगी, ज़रा ये ट्रांजैक्शन को ज़रा आसान अल्फाज में इस्तेमाल करें। आज की जो तवज्जो दी है उन्होंने ये दी है नाज़रीन को, आपको तो पता ही है, नाज़रीन की इंफॉर्मेशन के लिए, कि मार्केट के अंदर रेट ये यहाँ तक 324 तक का बताया गया कि तक गया, और इंटरबैंक रेट में जब पहले जिस तरह था कि ऑफिशियल रेट में और ये मार्केट के रेट में 20-20 रुपए का, वो दोबारा 20-25 रुपए का फ़र्क आ रहा है। जब भी ये फ़र्क आता है तो फिर उसको, क्योंकि उससे तफसीलात कम हो जाती हैं और लोग जो हवाला उंडी से पैसे भेजने शुरू करते हैं, तो उसके करेक्शन के लिए होता ये है कि वो 20-25 रुपए का ना रुपए को मज़ीद डी वैल्यू कर देते हैं ताकि 1-2 रुपए पे आ जाएं। सो ये एक तो तवज्जो ये दी गई है। दूसरा तवज्जो ये दी गई है कि आज डार साहब ने फाइनली, अभी तक तो वो साल डेढ़ से ये वादे किए जा रहे थे कि ये फ़िक्र ना करें, मैं IMF को बहुत जानता हूँ, मैंने 4 हुकूमतों में भुगताया उनको, तो मैं ये आ रहे हैं। आज फाइनली उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जनाब ये अभी फ़िलहाल तो ये नहीं आ रहे, ना हो गई है। वरना वो ये सबको नज़र आ रहा था, बच्चे पाकिस्तान को पता चल गया था कि IMF की ये नेगोशिएशन फेल हो गई है, मगर मानता कोई नहीं था गवर्नमेंट में। आज उन्होंने फाइनली मान लिया है कि जनाब वो नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अब क्योंकि इमरान खान भी नहीं है, अब इन्हीं के हाथ में है सारे मामलात, यही करता धरता है, तो जो बाकी मैं मुआवजा पिछले साल के साथ वो नहीं करना चाह रहा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये अब आ जाता है कि आया हम डिफ़ॉल्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अभी मैं हफीज़ पाशा साहब को सुन रहा था, मुझसे ज़्यादा फिगर जानते हैं। ये कहा जा रहा है कि जनाब अगले साल के लिए, एक तो ये मैं जून का आपसे पूछूंगा इस बजट में क्या होगा, अगले साल इससे भी कठिन आ रहा है कि बताया जा रहा है कि $35 बिलियन के करीब हमें चाहिए होंगे अपने बाहर के पैसे के लिए, अदायगियों के लिए। और हफीज़ पाशा साहब फरमा रहे थे कि हम तमाम कर्जे रोल ओवर भी कर लें तो $16 अरब हमें फिर भी चाहिए होगा, और जबकि हमें प्राइवेट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, डोनर्स भी पीछे हट जाएंगे। तो फिर ये बड़ा ही मुश्किल है कि ये हमें कोई समझा दे किस तरीके से ये पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। लंबा मैंने ज़रा कर दिया नाज़रीन को, क्योंकि चंद फिगर शेयर करना चाह रहा था। तो पोस्ट इमरान पोस्ट PTI है, क्योंकि अब तासुर ये दे दिए कि PTI हो गई ख़त्म, तो आगे क्या अब इन मामलात में तो जो आप कह रहे हैं कि दी जाए, दे रहे हैं, ये फिगर्स नज़र आ रहे हैं? जी आमिर, 3-4 आपने नुकात उठाए हैं। पहला नुक्ता तो ये है कि हमें ये रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि हम जो IMF के साथ हमने अहदाफ वादा किए थे उसमें हम तकरीबन $3-3.5 अरब की फाइनेंसिंग अरेंज नहीं कर पाए, और उनकी तसल्ली नहीं हुई, इसलिए ये प्रोग्राम आगे नहीं गया। प्रोग्राम 30 जून को ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम IMF का प्रोग्राम मुकम्मल नहीं करेंगे और हमें अब अगला साल पे आ जाए। अगर तो ये हुकूमत ये देख रही है कि हम कुछ साल हमने ये काम अभी करना है, फिर तो वो IMF के साथ नई निगोशिएशन शुरू कर देंगे। अगर हुकूमत ये देख रही है कि हमने सिर्फ 3 माह के लिए एक ब्रिजिंग करनी है और इसके बाद निकल जाना है, जो कि मुझे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं कि बजट दें, 3-4 माह के लिए इंपोर्ट्स को रोकें, डॉलर्स को बचाएं और इसके बाद निकल जाएं,
तो अगर तो ये अब वक्त बताएगा कि हम क्या चाहते हैं, क्योंकि जो अब 16 अरब कह रहे हैं वो अब 16 ना भी हो, 10 भी हो, 10 और 20 के दरमियान की अगर एक्सटर्नल हमारी अदायगी है और हमारे पास सोर्सेज नहीं है, आईएमएफ के बगैर हम कैपिटल मार्केट में नहीं जा सकते हैं, आईएमएफ के बगैर जो मल्टीलैटरल्स हैं वो हार्श हो जाते हैं, बायलैटरल्स ऑलरेडी आपसे पूछ रहे हैं कि आप, हम रोल ओवर तो करते हैं कि भाई लेकिन आप हमारे पैसे वापस करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो जो एतबार की एक बात है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्लोज, ये तब ही दुनिया को आमिर साहब यकीन आएगा जब हम कोई ऐसी पॉलिसी रिस्पांस देंगे कि भाई 5 साल की ये ब्रिजिंग इसी तरह चलती रहेगी, लेकिन 5 साल के अंदर हम इस तरह वापस करके हम एक सस्टेनेबल फ्लो ऑफ डॉलर्स बना पाएंगे। जहां तक एक्सटर्नल, अब उसके लिए मुझे ये नहीं समझ आती कि हुकूमत की मशीनरी, अब देखें जो थोड़ी सी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या मैच्योर इकोनॉमीज हैं, वो इसके लिए एक ऑप्शंस पेपर या वाइट पेपर इशू करते हैं कि जी हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, टीवी के कमेंटेटर्स भी डिबेट करें, एक्सपर्ट्स भी डिबेट करें, बिजनेसमैन भी करें, बाहर से पीयर रिव्यू भी करवाएं। अब सवाल यह है, मैं कहा जा रहा है कि अगर आईएमएफ नहीं आता तो हमारे पास एक स्ट्रेटजी है। अब वो क्या खुफिया स्ट्रेटजी है, हमारे पास क्या उसका तरीका है कि डॉलर बनने शुरू हो जाएंगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं उसको देखने का। एतबार मार्केट हम पे इस तरह नहीं करती। अब आ जाता है बजट जो इससे लिंक्ड है। देखिए बजट के अंदर अगर तो हमने यही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रखने हैं तो हमारी जीडीपी ग्रोथ आपको पता है हमने बड़ी मुश्किलों से उसको 0.29 किया है, वरना वो इतनी भी बनती नहीं थी। इस जीडीपी ग्रोथ के ऊपर टैक्स की कलेक्शन कहां से आएगी, क्वेश्चन नंबर 1। हमने एक ऑस्टेरिटी कमीशन बनाया, उसको चाय पिलाई, वापस भेज दिया। हम ऑस्टेरिटी करने पर भी तैयार नहीं है। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि हमारा, अगर आप जीडीपी का कंपैरिजन देखें तो हुकूमत के अखराजात की कंट्रीब्यूशन के अलावा सब कुछ श्रिंक हुआ है। इसका मतलब है हुकूमत का कारोबार मजीद फैल रहा है। तो ये हम किस सिमत जा रहे हैं, कम से कम रैशनल एनालिसिस में तो आमिर साहब मुझे नहीं समझ आता। मैं जो सिमत में जा रहे हैं वो बड़ा क्लियरली है कि आज की ताज़ा खबर यही है कि 20 अरब रुपया वो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन कह रहा है और गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। और आज के दिन में ही 20 अरब रुपया ही बढ़ा दिया गया है कि जो एमएनएस को 50-50 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। और आपको पता है कि ये जो जून से पहले ये ख़त्म करने होते हैं और उसके अंदर कितने बनाए जाते हैं, कितने खाए जाते हैं। जब जल्दी में ये पैसा लगाया जाता है तो तरजीहात तो ये हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना उसमें, मगर हमें ये एक मसाला बेचा जाता है। अभी डार साहब ने भी इसका बड़ा क्रेडिट लिया, कमेंट किया, अपने भी जो इकोनॉमिस्ट हैं उसकी बड़ी, कि जो देखें हमने जो हमारा बुनियादी मसला रहता है करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस में कर दिया कि वो है, तो वो उसका जिस तरह क्रेडिट लिया जा रहा है। हालांकि मेरे जैसे को भी समझ आती है कि जनाब ये आप दरामद बिल्कुल बंद करते, ख़ास तौर पे रॉ मटेरियल्स बंद करके, इंडस्ट्री का गला बंद करके जो है आप उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, तो ये फार्मूला जो है वर्केबल है, सस्टेनेबल है? जी आमिर, अगर आपको याद हो हमने पिछली दफा भी बात की थी कि एक होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिस्पांस, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस जिससे हम बुक को बैलेंस करते हैं ना। ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस है। जिस मुल्क की आबादी बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, ये वहां कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। हम ना डॉलर की फ्री फॉल को रोक पाएंगे इससे, ना हम अनएम्प्लॉयमेंट को रोक पाएंगे, ना हम ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे। देखिए जिस मुल्क के अंदर 25 लाख बच्चे और बच्चियां हर साल लेबर मार्केट में आ रहे हो, आप मनफी ग्रोथ के ऊपर तो नहीं चल सकते हैं। कहां से इनकम आएगी, कहां से उनके लिए नौकरियां क्रिएट होगी? तो ये तो सस्टेनेबल बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप उसको, ये जो एक है ना, हम 2 चीजों पे फख्र करते हैं और हमें क्लियर होना चाहिए। हमारी जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, एक वो फख्र करते हैं जब वो कहीं से कर्जा ले लेते हैं कि हमें कर्ज मिल गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कर्ज लेना कोई ऐसी बायसे फख्र बात नहीं है। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट ले आए तो यकीनन है। दूसरा हम फख्र कर रहे हैं कि जी हम 3 माह डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आमिर साहब, एज ए पाकिस्तानी ऑनेस्टली शर्म आती है
कि एक इतना बड़ा मुल्क ये कह रहा हो कि हम 3 माह अगले निकाल जाएंगे। ये फिर आपके ऊपर क्यों कोई एतबार करे जब हम इतना शॉर्ट टर्म और इस तरह की चीजों को हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अभी भी इनसे अगर बजट में भी कोई सिमत दे पाए, थोड़ी सी अगर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कर दें। मैं इस वक्त तो हालात खराब है, शायद कुछ कैश ट्रांसफर्स देने पड़े, लेकिन वो कैश ट्रांसफर मुझे हारून आपकी बात कर रहा हूं, आपने बजट का जो जिक्र किया मुझे शक पड़ता है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इकोनॉमी को सियासत की तरफ भी की निगाह से भी पॉलिटिकल इकोनॉमी के एंगल से ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो अगर किसी को ये तासुर हो या ये जोम हो या ये कॉन्फिडेंस हो, एतमाद हो कि उन्होंने साल रहना है, तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म का नहीं सोचते, मिड टर्म लॉन्ग टर्म भी सोचते हैं कि जनाब ये बजट के बाद की भी एक ज़िंदगी है, IMF से किसी ना किसी स्टेज पे लेना है, हम इतनी लूट ना मचाएं कि बाद में मिड टर्म में लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ही ना हो। मगर मुझे जो जिस तरह आज ये 20 अरब रुपया ये दिया गया MNAs को, और अगर बजट में ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बजट रखते हैं, तो इससे फिर ये मतलब लिया जाएगा कि ये सिर्फ 2-4 महीने इलेक्शन तक, अक्टूबर तक ही देख रहे हैं। उससे एक अच्छी खबर अभी निकल आती है कि अक्टूबर इलेक्शन पॉसिबल है। बुरी खबर ये है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, मैं दिस इज़ अ क्वेश्चन, कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए अगर ये बड़ा पॉलिटिकल बजट देते हैं तो एक इतना बड़ा पहाड़ छोड़ के जाते हैं जिसको अबूर करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। एम आई राइट टू थिंक दैट? जी, अगर सियासी तौर पे देखें ना, ये जो बजट होता है वो आपको एक पॉलिसी की डायरेक्शन देता है। अगर बजट में आपको नजर आ रहा है कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा रहे हैं, पॉपुलिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो आपका नतीजा दुरुस्त है कि कोई भी हुकूमत मीडियम टर्म नहीं सोच रही है। बट सवाल यह है कि हुकूमत को क्या अपनी हुक्मरानी का सोचना है कि किसी को थोड़ा बहुत मुल्क का भी सोचना है? देखें, ये आपके पास लग्जरी तब होती है जब लेट से हम 7% ग्रो कर रहे हैं और 7 से गिर के 5 पे आ जाएं। लेकिन अगर हम 6 से गिर के तकरीबन 0 पर आ जाएं या मनफी पर आ जाएं, तो परेशानी की बात तो आमिर साहब बड़ी क्लियर है। और उसके ऊपर हमें कुछ तो स्ट्रेटजी, इतने लाखों बंदा इन्होंने बिठाया हुआ है, कम से कम एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप ही बना दे ताकि कोई नजर तो आए कि हम ये सोच रहे हैं। अब मैं जो बाहर के मुल्कों में मैं देखता हूं, इदारे, ममालिक, हर बंदा पाकिस्तान को जो है ना, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले वो हमें यकीन नहीं करते थे, अब अनफॉर्चुनेटली हमारा मजाक उड़ना शुरू हो गया कि आप एक संजीदा नेशन नहीं है। मुझे एक अभी अफगानिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि यार हमारे तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इतने बुरे हालात हैं, तुम लोग 75 साल से अभी तक बेसिक्स में फंसे हुए हो कि आपने करना क्या है, आपका इकोनॉमिक मॉडल बनना क्या है। तो मुझे मजाक से याद आया, जो आप कह रहे हैं ना हमारा मजाक उड़ना शुरू हो गया है, ये बड़ी तकलीफ बात है कि कई दहाइयों तक, 90 की दहाई तक जो है इंडिया को सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाता था। हमें जो है ना अभी सिक मैन से भी आगे चले गए हैं कि जो है बिल्कुल ही ICU मैन ऑफ एशिया बन गए हैं। मगर मैं आपका, क्योंकि बड़ा इंटरनेशनल डोनर्स का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा सा इसको लार्जर कैनवस में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हमने देखा रिसेंटली श्रीलंका, घाना और आइवरी कोस्ट वगैरह, ये भी इन हमारे से भी ज़्यादा मुश्किल दौर में डिफ़ॉल्ट कर गए, मगर उनके जो हैं अभी खबरें आई हैं कि उनके नेगोशिएट भी कर लिया उन्होंने अपना पैकेज, और उन्होंने आगे अपने दुरुस्तगी का चार्टर भी पेश कर दिया। हमारा हाल तो ठीक है, बुरा है, मगर हम अपने मुस्तकबिल, वो भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म मुस्तकबिल का एक रोड मैप वो नहीं दे पा रहे, कि मतलब हाल तो ख़राब है, मुस्तकबिल की भी कोई उम्मीद की किरण आपको नज़र आ रही है? इस पर्सपेक्टिव में घाना, श्रीलंका के हवाले से भी बताइएगा। जी, पहली बात तो ये है आमिर साहब, एक पाकिस्तान के पास फिर से अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि जो इस वक्त ग्लोबल ग्रोथ का रिवाइवल है वो तकरीबन 70% एशिया से आना है, 70%, और तकरीबन उस 70 में से 50% चीन और इंडिया से आना है। तो हमारे दाएं बाएं तो इस वक्त ग्रोथ के सेंटर्स हैं। अब क्या हम अपने मुल्क के अंदर कुछ इस्लाहात कर सकते हैं कि हम उसका हिस्सा बन सकें?
लेकिन उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना जी। जो आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, श्रीलंका, आइवरी कोस्ट, गाना, उन्होंने अपना रिफॉर्म प्रोग्राम बना के उन्होंने आईएमएफ के साथ एक दस्तखत कर लिया है, जिससे उनको अब सॉफ्टर लोन्स मिलने शुरू हो गए हैं। डॉलर थोड़ा बहुत उनका उनकी पैरिटी करेंसी के साथ बैलेंस होती शुरू हो गई है। अब हमारा सवाल यह है कि अगर हम आईएमएफ की बात मानते हैं तो फिर हम ये जो आप कह रहे हैं ये 20 अरब रुपया तो डोल आउट नहीं कर सकते ना जी। अगर हम आईएमएफ की बात मानते हैं तो हम कोई एक्सपेंशनरी बजट भी नहीं दे सकते। अब जो सियासत है पावर की, जब वो इन मफादात को ओवरटेक कर लेगी, मुझे सबसे बड़ी जो इस वक्त ज्यादा परेशानी ये है, देखिए पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है। अब तो हमारी जीडीपी पर जो है बांग्लादेश से भी कम हो गई है। अब सवाल ये है कि इस इकोनॉमी के अंदर इसको अगर आपने इसी लेवल पे सस्टेन करना और गिरने नहीं देना, तो आपको कोई एक दो काम तो दिखाने पड़ेंगे दुनिया को कि हम कर सकते हैं। अगर हम इसी इंतजार में रहें कि हमें यकीनन कोई बेल आउट दे देगा, ये स्टोरी ऑफ पाकिस्तान ये पिछले 10, 20, 30 साल से ऐसे ही चल रहा है कि कोई ना कोई बेल आउट कर जाता है। मगर अभी जो है मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो ये है कि जो आईएमएफ के साथ और इवन बाकी डोनर्स के साथ भी जो लोग इतने रिलक्टेंट है, इवन हमारी क्लोज फ्रेंड्स भी जो हैं, एलाइज भी, वो भी रिलक्टेंट हैं, तो ये क्या उसकी वजह, जिस तरह आपने फरमाया, ट्रस्ट डेफिसिट के एतबार ना करना, दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम, और तीसरा क्या इसहाक डार साहब इन तीनों में से हैं, ऑल ऑफ थ्री हैं, या एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? देखिए फैक्टर्स इस वक्त, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स के साथ डायरेक्टली आप देख लें कि ग्लोबल लेवल के जो मल्टीलैटरल बैंक्स हैं या सिटी बैंक्स हैं, कितने आपने देखा है कि सीईओ के साथ कोई जूम कॉल हो रही हो या मीटिंग हो रही हो या बात हो रही हो। हमारी तो उस लेवल पे कोई गुफ्तगू ही खत्म हो चुकी है। सिमिलरली आप मुझे बताएं कि पिछले 2, 3, 4 साल में, मैं इस हुकूमत की खाली बात नहीं करता, कितनी आपने देखी है कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर हमने कोई रोल प्ले किया हो या हम नजर भी आए हो। सो हम खित्ते की और इंटरनेशनल सतह के ऊपर तो हम कहीं नहीं नजर आ रहे। फॉरेन मिनिस्ट्री थोड़ी बहुत नजर आ जाती है, बट इकोनॉमिक साइड पे तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो प्रॉब्लम है, दूसरा कोई प्रॉब्लम हल करने की तरफ कोई जिद्दोजहद नहीं नजर आ रही, कोई एफर्ट नहीं नजर आ रहा, कोई कहीं आ जा नहीं रहा। जो शो ऑफ जंकेट्स हैं वो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मगर इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक सोल्यूशन के लिए कोई काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरा ये है कि आपके ख्याल में शॉर्ट टर्म भी, मिड टर्म भी, मिला जुला के क्या करना चाहिए आम आदमी को उम्मीद दिलाने के लिए? व्हाट इज इट दैट द गवर्नमेंट कैन डू और गवर्नमेंट शुड डू? आमिर साहब, मैंने तो अब कहना छोड़ दिया, क्योंकि अभी मेरी बात हो रही थी, शायद आपने शाहिद करदार का आर्टिकल पढ़ा हो। मैं उनसे कह रहा था कि हम ये इन आर्टिकल्स में ऑस्टेरिटी और ऐसे मेजर्स और रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं ना, बेसिकली हम दिल की भड़ास निकालते हैं। हमें पता है कि वो किसी ने पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। सो जो आप बात कर रहे हैं, मेरी राय ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त ये चाहिए कि कोई सिग्नल तो दे कि हम रिवाइवल ऑफ ग्रोथ के लिए ये 3 काम कर रहे हैं। कोई इंडस्ट्री बेच रहे हैं, कोई खर्चा कम कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट के किसी प्रायोरिटी सेक्टर को कोई इंसेंटिव दे दिया है। कुछ तो हम टेबल पे रखें जिसको हम दुनिया को दिखा सके, गलत सही, लेकिन एक डिबेट के लिए कोई चीज तो टेबल पे रखें। हम टेबल पे क्या रख रहे हैं कि जी हम बेसिकली यहां से टैक्स बढ़ा देंगे, जो कंपनियां ऑलरेडी लगी हुई हैं उनका पैसा पकड़ लेंगे, हम जो पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर खेलते रहेंगे। Why should people take us as a serious player in the region जब हम एक कॉन्क्रीट कोई सिम्प ना दे पाए? देखें ना, हमारे दाएं बाएं आप देखें, सऊदी अरेबिया को देख लीजिए, मैसिव रिफॉर्म्स कर रहा है, दुनिया उसकी तरफ देखना शुरू हो गई है। इसी तरह जो हमारे छोटे छोटे उज्बेकिस्तान एक मुल्क है, वो ओपनिंग अप कर रहा है। कजाकिस्तान ने अपना एक नया फाइनेंशियल सेंटर खोल दिया है ना। ये चीजें अब खित्ते में इसलिए हो रही हैं कि पैसा एशिया में है। हम अपना अभी भी वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। वेस्ट के हालात अच्छे नहीं हैं आमिर साहब, और जब हालात अच्छे नहीं होते हैं तो राइट विंग मूवमेंट्स भी आ जाती हैं, कैपिटल कंट्रोल्स भी लग जाते हैं,
और वीजे भी नहीं मिलते हैं। हमें अपने आप को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्विकली, वो ये कि हमें ये हर दौर में देखा है कि एक बिजनेसमैन मोर और लेस 90% वही होते हैं, ये हुक्मरानों से मिलते हैं, पॉलिटिकल लीड से मिलते हैं, फौजी लीड से मिलते हैं, और ये तासुर किया जाता है कि इनके पास सोल्यूशन है, और मोर और लेस जो है ये नहीं समझ आती दे आर ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और सोल्यूशन जो है कि वो जो आपने कहा ना एक्सपोर्ट्स को कोई इंसेंटिव दे दे के मर गए हैं, इनको एक्सेप्टेड, अब ये रेंट सीकर के तौर पे ज़्यादा लगते हैं। मेरे जैसे को भी लगता है, मेरे जैसे एक नालायक आदमी को जो कि इकोनॉमिस्ट नहीं है, लगता है कि यार ये हम दुनिया भर में SMEs जो स्मॉल एंड मिडिल रेंज या माइक्रो, उसको उधर कुछ नहीं जाता, सिर्फ ये चंद बड़े जाते हैं और ये अपनी कंसेशन एप्टमा वाले लेके आ जाते हैं, फलाने वाले लेके आ जाते हैं, उससे तो कोई नतीजा नहीं निकलता। जो आप जब आप क्विकली बताएं, जब आप कहते हैं एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जी आमिर साहब, पहली बात तो ये है कि आप देखिए दुनिया के जो हुक्मरान है ना, वो अकाउंटेंट से, बैंकर से और इकोनॉमिस्ट का फर्क जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिसी मेकर इन तीनों का फर्क नहीं जानते हैं। अब सवाल यह है कि जिसको जो काम आता है आप उनसे वो लीजिए। जो रेंट सीकर बिजनेसमैन है, जो पेटनेज पे ग्रो हुआ है, वो तो आपसे सब्सिडी मांगेगा, टैक्स रिलीफ मांगेगा, रिफंड मांगेगा। ये जो सोल्यूशन वाली बात है, ये सोल्यूशन आजकल की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड तरीके का पब्लिक पॉलिसी का काम है। इनको आप कंसल्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ये इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना बड़ा है कि आप इनसे सोल्यूशन नहीं ले सकते। सही। अब आइए दूसरी बात, जो उसको मैं क्लोजर में जा रहा हूं, मेरी बड़ी दुआ भी है और मैं इस पे मदद करने पे भी तैयार हूं कि आप देखिए कि श्रीलंका ने कहां कहां से मदद ली है। आप ये देखिए कि जो आपका कंबोडिया है, वो क्यों इंडस्ट्री को रिलोकेट कर, 100 चीनी कंपनी वहां पर 1 साल में रिलोकेट हुई है। हमें ये देखने की जरूरत है कि हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये जो अकले कुल वाली बात है कि हमारा वही 50 साल वाला पुराना मॉडल चलता रहेगा, आमिर साहब, वो तो सबको ये नजर आ रहा है गाड़ी, ये ट्रक पुराना वाला नहीं चलेगा, हमें गाड़ी का इंजन बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बिल्कुल देखना पड़ेगा, अल्ले तल्ले तो हमारी गवर्नमेंट के या हमारे लोगों के जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ परेशान शक्लें बना लेने से मैशत को बेहतर नहीं किया जा सकता। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात होगी और खासतौर पर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी या उसको कलअदम करार देने के हवाले से जो बातें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान का हल सिर्फ यही है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त सियासत पर बात करने के लिए हमें सीनियर सहाफ़ी राव खालिद साहब ने भी ज्वाइन किया है। वो अक्सर बेशतर प्रोग्राम काबिल का हिस्सा बनते हैं, इसलिए मुझे ज़रूरी नहीं लगा आमिर साहब के हमेशा मैं एक लंबा चौड़ा इंट्रो राव खालिद साहब का दूँ। बहुत शुक्रिया राव साहब, थैंक सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उनकी तरफ जाते हैं, मगर मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ी जाती हूँ। आपने इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से सियासत के जब आखिरी निकात पे बात की थी तो आपने बात की थी, अच्छी खबर ये है आमिर साहब कि पीपल्स पार्टी किसी तौर ये नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगे। इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हमें इस बात के ऊपर टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो पंजाबी का एक मुहावरा है, गोंगलुओं पे से मिट्टी झाड़ना, जो है ना कि आप एक ये जो पिछले काफ़ी महीनों से सिलसिला चल रहा है कि जिस तरह के साथ हमने अभी जिक्र किया कि ये एक मार्शल लॉ में भी नहीं इस तरह हुआ। मुशर्रफ के दौर में मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह के ब्लेटेंटली थानों के अंदर ख़वातीन के साथ जो इस वक्त हो रहा है कि एक मजाक अदालतों का बन गया है कि उधर से ज़मानत मिलती है, जज खुद रोते फिरते हैं क्या फ़ायदा जी आपको ज़मानत देने का, यहाँ बाहर निकलेंगे आपको दोबारा पकड़ लेंगे। सो एक ये इदारों का और अवाम का जो है ना, पीपल्स पार्टी इज़ पार्टनर इन दिस क्राइम। तो ये अब हल्के फुल्के करके कि हम मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते या जनाब हम पाबंदी नहीं चाहते हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर ये जो दबा लग गया है, दिस ब्लैक स्पॉट, और ये रहते हैं, ये जो है ना ये आगे आने होते हैं। और बिलावल साहब के लिए मुझे इसलिए तकलीफ है कि उनकी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। उन्होंने, हमें बड़ी उम्मीद है और ख्वाहिश भी है कि वो आगे जाएं किसी वक्त में अपने दादा की, नाना की और अपनी वालदा की, उसको लेगेसी को लेके जाएं, ना कि वो जो है ये मुशर्रफ की, मैं बता रहा हूँ मुशर्रफ ने भी किया था, ये जिस तरह एक पावर पॉलिटिक्स के लिए जिस लेवल पे उनको ले जाया गया या वो चले गए हैं,
ये उनकी शायान शान या उनकी वालदा की कम से कम लेगेसी है, उनके नाना की ये लेगेसी नहीं थी, तो तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। आप इजाज़त दें तो मैं राव खालिद साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि राव साहब इसका भी पीपल्स पार्टी का भी आप जवाब दे दीजिएगा। साथ में ये मैं आगे ये इकोनॉमिस्ट हारून साहब से पूछ रहा था, मगर मैं आपसे, क्योंकि आप सियासी रिपोर्टर रहे में हैं, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमें तासुर दिया जा रहा है कि जी अब पीटीआई ख़त्म हो गई है, टूट फूट उठ गई है और इमरान खान फारिग कर दिए गए हैं, तो अभी क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल हो गया है आपके ख्याल में? देखिए, पहले पीपल्स पार्टी वाला आपने बिल्कुल सही कहा कि सियाह धब्बा है वो, और बिलावल ने अभी तो चलना शुरू किया है। वो क्या कहते हैं, वो तिफ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, तो उनको तो पूरे कद से खड़ा होना चाहिए था, वो चल ही घुटनों के बल रहे हैं। इस किस्म की सूरत हाल हो रही है, इसका सियासी बोझ पॉलिटिकल पार्टीज़ को उठाना है। ये कोई मार्शल लॉ नहीं है, जनरल मुशर्रफ या जनरल ज़िया या जनरल अयूब नहीं है इस वक्त हुकूमत में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है और उनके सबसे मजबूत एलाई जो हैं फॉरेन मिनिस्टर बिलावल ज़रदारी हैं, और आसिफ ज़रदारी साहब की पूरी सपोर्ट के साथ मौजूद है। इवन लोग मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी शायद ना पूछें, इन्हीं को पूछेंगे। इनको इसका सियासी बोझ उठाना पड़ेगा। और बहुत, मैं पर्सनली, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूँ किसी ज़माने बड़ा 70s में 80s में, ज़िया के दौर में पूरे हमने बड़ी लड़ाई भी लड़ी है, तो मुझे पर्सनली बहुत यानी शौक़ है और मायूसी है कि किस किस्म की पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है। और इक़्तिदार में आने के लिए, सिर्फ इक़्तिदार में रहने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कोई बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी उनकी बनेगी, बल्कि ख़त्म ही हो गई है। पहले देख ले, सिंध तक महदूद हो गई है, वो भी अर्बन सिंध तक, रूरल सिंध तक रह गई है, अर्बन सिंध में भी नहीं है अब तो मज़ीद अब क्या करना चाहते हैं अपने साथ। दूसरी बात जो सूरत हाल के बेहतर होने की है, मेरा नहीं ख्याल, हमें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लोगों को शायद सवाल भूल गया होगा कि ये आज मैं देख रहा था सिंध से ख़ास तौर पे इश्तिहारात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और ये इस तरह के जो सरकारी इश्तिहारात से ऐसे लगता है कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं और वो सुहाना ख्वाब पूरा हो गया है, क्योंकि अब पीटीआई दफन हो चुकी है और तासुर जो दिया जा रहा है, इमरान खान आउट हो चुके हुए हैं, लोग रोज़ के टूट रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, तो ये इसके बाद से वो सुहाना ख्वाब वाकई पाकिस्तान का पूरा हो गया है। सुहाना ख्वाब तो 70 साल से दिखाया जा रहा है, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, फिर वो टूट जाता है, थोड़ा सा मामला बेहतर होते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। असल में हम अगर तो आइसोलेशन में हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, फिर तो शायद कोई किसी को बेहतरी नज़र आ रही हो कि आप आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह, तो ज़्यादा बात है। आप दुनिया के बहुत अहम मुल्क हैं, आबादी के लिहाज से भी, लोकेशन के लिहाज से भी स्ट्रेटजिक आपकी लोकेशन है। अगर आप इस महल्ले में इस तरह से रहेंगे कि आपकी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी आपकी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर टेररिज्म की एक हमें तड़का लगा हुआ है साथ, तो फिर आप इस महल्ले में शायद आपके जो बाकी महल्लेदार हैं वो बहुत ज़्यादा देर आपको बर्दाश्त ना करें, और बहुत से प्रेशर लोकली पैदा होने शुरू हो जाएंगे आपके दाएं बाएं से। ख़ासतौर पे चाइना जिस तरह से है, चाइना कह भी चुका है ओपनली। तो हालात ठीक करने के लिए आपको जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आपके मामला ठीक नहीं होंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सीधा सा फार्मूला है, इमरान खान साहब ही नहीं कहते, सबको पता है। ये नहीं कि इमरान खान का मुतालबा है तो उसको मानना चाहिए। इंतखाबात जब तक आप नहीं कराएंगे, इस मुल्क में पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू नहीं होगा, तो बाकी प्रोसेसेस नॉर्मल तरीके से नहीं चल सकेंगे। बल्कि आपको तो बहुत एमरजेंसी में इकोनॉमिक सिचुएशन को जो एड्रेस करना है, वो बहुत एमरजेंसी में आपको करना है। जिस किस्म की सूरत हाल में आप घिर चुके हैं, आपको इंटरनेशनल जो पेमेंट्स करनी होंगी, आपने बहुत से और मसाइल आपके हैं। आपने IMF अगर नहीं देता आपको, अगर IMF आपको नहीं पे करता, ख़त्म होगी आपकी, तो आपको नए एवेन्यूज़ ढूंढने होंगे। कहाँ से आपने वो सारे पैसे इकट्ठे करने हैं, किस तरह से उनको लेके चलना है। तो ये बहुत सीरियस सूरत हाल है। जो भी इसको लाइटली ले रहा है, सिर्फ इमरान खान को ख़त्म करने के लिए अगर सारी तवानाई खर्च की जा रही है, तो बाकी मामलात के लिए तवानाई कहाँ से आएगी? सही है, ठीक है, बिल्कुल राव खालिद साहब जो बात कर रहे हैं उससे मैं एग्री करती हूँ, मगर आमिर साहब इसमें बड़ा अहम रोल है वो हमारी अदालतों का भी है। अदालतों के ऊपर भी नजरें इस वक्त पूरी कौम की टिकी हुई हैं। आज खासतौर पर इंतखाबात नजरसानी की जो दरख्वास्त हुई इलेक्शन के हवाले से, राव साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा कि जी आइन की रूह है, जमहूरियत और इंतखाबात को आगे करके कब तक इसका खून करते रहेंगे। मुझे अभी फौरी तौर पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, गालिबन चीमा फैमिली इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, एक ब्रेक से वापस आके यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, एक सवाल जो अदालतों के हवाले से मैं छोड़ के गई थी, बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस आई हैं इस वक्त। जी, सख्त ऑब्जर्वेशंस आई हैं। उन्होंने आज थोड़ा सा अपनी जुनहाट का इजहार किया है चीफ जस्टिस साहब ने कि ये तीसरा दिन है, इलेक्शन कमीशन के जो वकील है वो लंबी खींची जा रहे हैं एक ही नुक्ते पे और उनका जी सुप्रीम कोर्ट रूल्स, मैं चंद ऑब्जर्वेशन सुनाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आईनी इख्तियारात को कम नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये आप नहीं कर सकते, तो उस पर उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन थी जज साहब की कि क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत रहेगी, 6 महीने की आप कह रहे हैं कि हुकूमत राज करेगी और 4.5 साल जो है निगरान हुकूमत चलेगी। ये एक मजेदार था। तो बुनियादी तौर पे जो आज अदालत का ये कहना था कि पहले इलेक्शन कमीशन का ये वर्जन था कि आप हमें वसाइल और फोर्सेस दे दें तो हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने जो नज़र सानी की जो वैसे भी दरख्वास्त होती है उसके अंदर आप लॉ पॉइंट पे कर सकते हैं। वो अदालत उनको लॉ पॉइंट पे लाना चाह रही है, वो लॉ पॉइंट पे नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि जनाब आपका इख्तियार ही नहीं है था कि आप इलेक्शन शेड्यूल देते। उन्होंने जनाब आपने पहले आपका ये वर्जन नहीं था, आपने ये नहीं कहा कि इख्तियार नहीं है। ये नज़र सानी की दरख्वास्त के अंदर आप ये चीज़ लेके आ रही हैं। पर फिर भी थोड़ा सा अदालत के उसमें सख्ती नज़र आई, मगर ये अभी भी अदालत जो है ना आजकल, क्योंकि इतना कुछ कहा जा रहा है, अदालतें बहुत ज़्यादा लीनियंट है, तो हम भी कह देते हैं कि अदालत बैठी भी ही नज़र आई है कि ये जो तोक़ो की जा रही थी कि आजकल में ही फैसला करें या हाँ करें या ना करें, फिर लंबी पेशियों पे पेशी चली जा रही है, फिर वो पीर को है। तो ये डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह आज़म तारिक साहब ने उस दिन कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर भी बुलाएंगे, तो इस बात का इशारा दिया उन्होंने कि इम्कान है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, तो नहीं आते तब भी देख लें। तो ये मेरा ख्याल वो पता नहीं वो बुलावा कब आएगा। वो ना 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 रोज किए जा रहे हैं, वो एक मजाक, वो लतीफे से भी आगे जा चुकी है। छुट्टियां भी आ रही हैं, लोग इसके ऊपर ये फैसला कर दें ताकि जिस तरह ये पीटीआई का जो है अच्छा किया के बजाय इसके 1000 कट्स लगा के नजर आ गया कि उन्होंने उसका सर्जरी छोटे छोटे स्कैल्पल से वो करने की बजाय ना एक छोटे चाकू से बजाय उन्होंने थोड़ा मार के यूं रोज के रोज जो है 4-5 बंदे तोड़ रहे हैं और वो ठीक है, वो देख लेते हैं इसका। तो अदालत की तरफ भी लोगों की उम्मीदें ना हों, ताकि उम्मीदें हों या ना हों, अदालत को ब्लैक एंड वाइट में इसका फैसला दे देना चाहिए, ताकि ये बेयकीनी उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है इकोनॉमी के लिए भी। दूसरी पीपल वांट टू अंडरस्टैंड अस, वी वांट टू अंडरस्टैंड अस कि क्या हो क्या रहा है, सो लेट्स जस्ट डू इट। लेकिन इसके साथ साथ राव खालिद साहब, एक जो बेयकीनी की ये फिजा थी कि जी असेंबली तहलील का उनके पास राइट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसको भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में क्लियर कर दिया है कि उनके पास ये हक मौजूद होता है वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के पास कि वो असेंबली को तहलील कर सकते हैं। और वो कहते रहे कि आज भी उन्होंने जो समाअत हुई उसमें कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हम इंतजार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जाएगा कि बस अब बहुत हो गया, इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए और हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने कहा। मुझे ये लग रहा है आमिर साहब की फ्रस्ट्रेशन बजा है कि इसका कुछ किसी साइड पे इसको होना चाहिए चीज़ को। कॉन्स्टिट्यूशन मामला है, कोई मजाक तो नहीं है। लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस साहब भी इत्माम हुज्जत कर रहे हैं और उसमें वेट ये किया जा रहा है कि बजट आ जाए और बजट पेश हो जाए, पास हो जाए अगले 2-3 हफ्तों में, और उसके बाद फिर ये फैसला भी दे देंगे और शायद गवर्नमेंट भी उस वक्त इस पोजीशन में होगी कि वो डिज़ोल्व करके इलेक्शन की तरफ चली जाए। तो उस सूरत हाल में जो स्वाति साहब के आर्गूमेंट हैं वो इतने, मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही बुरे हैं, लेकिन इतने बेसूद किस्म के हैं कि कोर्ट रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने कहा पीछे अटॉर्नी जनरल साहब बैठ के हंस रहे होते हैं उनकी बातें सुन सुन के, ये क्या गुफ्तगू करे। कभी कभी जज साहब भी मज़ा लेते हैं, उनको जुमलाबाजी भी कर देते हैं बीच में। तो वो इस किस्म के आर्गूमेंट्स हैं जिसमें कभी वो इधर हॉप करते हैं, कभी इधर हॉप करते हैं। जो कानूनी नुक्ता है बुनियादी कि जो आइन के तहत डिसोल्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके दिन 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी होने हैं, और उसके इंतखाबात ना होने के आप देखें हम किस किस्म के मुज़मरात का सामना कर रहे हैं, किस तरह से बेयकीनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मामला दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट जितने मर्जी दावे कर ले, मेरा नहीं ख्याल उनके हाथ में भी अब कुछ रह गया है। वो जिस किस्म का भी बजट देंगे उसका नतीजा जो है वो 0/0 ही निकलना है, क्योंकि उन्होंने कोशिश ये करनी है। जो IMF के हारून रशीद साहब की, अगर आपको बात हारून रशीद साहब की याद हो, पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि ये बजट IMF से इसलिए नहीं जाना चाह रहे
कि बजट में कोई बहुत बड़ा रिलीफ देना चाहते हैं जो IMF को नहीं देने देगा। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये उस किस्म की कोई हरकतें करेंगे जिससे मजीद इकॉनमी का बेड़ा गर्क होगा, ताकि वोट बैंक अपना बेहतर किया जा सके। मेरा नहीं ख्याल लोगों की जो हालत है किसी भी कंपनसेशन से उन पर फर्क पड़ेगा। जी सही है, ठीक है। लेकिन आपको इलेक्शन आमिर साहब कब तक होते हुए नजर आ रहे हैं? होते हुए नजर आ भी नहीं आ रहे। वैसे तो राव खालिद साहब ने आपको टैग लगा दिया, आप बड़े फ्रस्ट्रेट हैं। मैं आपको याद नहीं, मैं मेरा ख्याल है बिल्कुल सही फरमा रहे हैं राव साहब कि फ्रस्ट्रेटेड मैं नहीं, तकरीबन ये है कि अदालतें जिस तरह ये राव साहब का बड़े ये तजर्बेकार सियासी रिपोर्टर हैं कि अदालतें, इनका जो कहना है काफ़ी लोगों को यही शक है कि जो है बजट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखिए ना, अभी 140 दिन के लगभग हो गए हैं कि ये 140 दिन से ये बहस चल रही है। वो जो बगदाद के मतलब कहा जाता था, लतीफ़ा मशहूर है कि जी वो यही बहस कई महीनों सालों रही कि जनाब कितने दांत हैं घोड़े के मुंह में। तो ये उस तरह की एक बहस हो रही है कि 140 दिन से 90 दिन के इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। तो ये जो जून वाली बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसको 200 दिन के अंदर ये बहस चली जाएगी। बगदाद की बहस का नतीजा क्या निकला? तो 200 दिन तक ये बहस चली जाएगी। तो फिर सीधा ही कह दें कि यार बुनियादी तौर पे वो फिर अगर अदालत ही लेके जाना चाह रही है कि 1 तारीख को मगर अक्टूबर के ही अंदर इलेक्शन होने हैं, तो फिर अदालत उसको फिर फैसला दे दे। ये आहिस्ता आहिस्ता रेंगते ले जाते हुए अदालत अपने भी, मैं समझता हूँ, तकरीब में कोई इजाफा नहीं कर रही है। लोगों के अंदर भी जो है ना अदालतों का एतबार उठता जा रहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह ठीक है ये इमरान खान का, बजाय इसके कि ये सस्पेंस रहे, कम से कम पता तो चल गया ना कि मर्जी क्या है। तो अदालत की भी मर्जी समझ आना इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि ये 1000 कट्स के जरिए जो है ना ये टक रोज का एक लगा देना। टक लास्ट 30 सेकंड से आमिर साहब जाते जाते बता दूं कि चीमा फैमिली ने PTI को छोड़ दिया है। कोई फर्क पड़ेगा पंजाब के अंदर? मैंने कहा था ये खबर ही नहीं रहेगी, खबर सिर्फ ये रहेगी कि इमरान खान कब पार्टी को छोड़ेंगे। चलिए, इसके साथ ही मैं खत्म कर रही हूँ आज के प्रोग्राम काबिल को। राव खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। राव साहब आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक्स सो मच। आमिर साहब आपका भी इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।